विचारक, ठीक है। और आधुनिक विचारक क्यों कहते थे? क्योंकि मतलब वो उस जेनरेशन को बिलोंग करते थे कि जिस जेनरेशन आप जानते हो कि जैसे एक एग्जाम्पल, जिसके पहले मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। 1857 के विद्रोह के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। उनमें जो लोग शामिल थे उनके बारे में क्या जानते हैं? रानी लक्ष्मीबाई हो, जयप्रकाश टोपे हो, जितने भी नाम जुड़े थे सबके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो फ्रीडम फाइटर के अगर मैं नाम बोलूं, आपसे पूछूं तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो लोग लड़े वो कौन थे, ठीक है। उनके नाम भी जानते हैं, राइट। चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी, या उससे बाहर के जो लोग हैं, उन सब के बारे में जानते हैं आप। तो एक जो बहुत बड़ा फर्क है 1857 के विद्रोह में जो लोग शामिल थे उनमें और जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, खासकर जो 1880 या 1890 के दशक से हिंदुस्तान में किसी न किसी समाज सुधार या राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े रहे, उनमें क्या डिफरेंस है? एक अंतर क्या हो सकता है? कोई भी आप में से एक अंतर अगर मैं पूछूं कि क्या है 1857 के विद्रोह में या क्रांति भी कह सकते हैं, उसमें जो लोग शामिल थे और जो दूसरे लोग थे फ्रीडम फाइटर्स जो बाद में आए। सर उसमें जो 1857 के जो क्रांति शामिल थे वो उनका देखा जाए ना तो उनमें खुद का स्वार्थ उसमें था, जैसे उनका स्वार्थ वो अपनी मतलब वंशज के लड़के के लिए लड़े थे, उनको राजा बनाया और चाचा टोपे उनके लिए लड़े थे पेंशन के लिए। और एक वो अपने पति की तो सबका यू आर राइट, सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली सबसे बड़ा फर्क यही है कि 1857 में के विद्रोह में जो लोग शामिल थे वो शिक्षित नहीं थे। एक फर्क ये भी है कि ऐसा नहीं था कि वो आधुनिक शिक्षा उन्होंने नहीं लिया था। जैसे कोई राजा था, कोई रानी थी, कोई और भी इसी तरह के लोग थे, तो वो एक तो ये फर्क था कि वो अपना उन्हें अंग्रेजों में अपना दुश्मन इसलिए नजर आया था क्योंकि उनको लगा कि ये लगा कि कहीं न कहीं उनका अपना जो राज्य है वो खतरे में है ना। चाहे वो पेशवा हो या जो भी लोग इसमें शामिल है, चाहे वो आखिरी मुगल सम्राट हो, ठीक है, या जो सारे, आपने सही कहा काफी हद तक। और दूसरा अंतर ये था कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा नहीं लिया था, कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए थे क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं पड़ी थी। उस समय के राजा मॉडर्न स्कूल जो अंग्रेजों के द्वारा लाए गए स्कूली शिक्षा या यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। और जो ये उसके बाद जो आजादी के लिए लड़े फ्रीडम फाइटर्स, वो क्या थे? अगर सबका बैकग्राउंड देखो, चाहे कोई भी गोखले हो या तिलक हो या किसी भी व्यक्ति, चाहे महात्मा गांधी हो, किसी को भी उठाएं आप, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी व्यक्ति या भगत सिंह हो, उनमें क्या इन सब में एक खूबी क्या थी? ये सब आधुनिक शिक्षा और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट, ठीक है। चाहे लोहिया हो या जेपी हो, किसी को भी आप उठा लीजिए, ये सब आधुनिक शिक्षा इन्होंने लिया, ठीक है। और इन्हें एक और चीज पता थी, मतलब मोर और लेस की पुरानी लड़ने के तरीकों को इन्होंने छोड़ दिया। 1857 में जिन अंग्रेजों से लड़ने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं एक पिछड़ा हुआ तरीका था, है ना, जो कहीं ना कहीं आधुनिक तरीके नहीं थे। वो उन्होंने जो इस्तेमाल तरीके के लड़ने का, वो बहुत ही आधुनिक तरीका नहीं था अंग्रेजों से लड़ने का, और बहुत मुश्किल था उस तरीके को इस्तेमाल करके अंग्रेजों को हरा पाना, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कहा जाता है कई बार कि अंग्रेजी शिक्षा ने काफी मजबूत किए हर जगह पूरी दुनिया में जिन लोगों ने अंग्रेजों से या फ्रांसीसियों से या जर्मनों से जो भी जहां का जिसको भी जिसने गुलाम बनाया, वहां से वो वहां के नेटिव पॉपुलेशन इसीलिए सक्सेसफुली लेड बाय
क्योंकि वो उसी शिक्षा और उसी सिस्टम के प्रोडक्ट थे। यानी उनके अंदर जो मानसिक शक्ति आया वो शक्ति उन्होंने आधुनिक शिक्षा से प्राप्त किया। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का प्रचार ये सोचकर किया या जिस शिक्षा को फैलाया वो ये सोचकर तो बिल्कुल नहीं फैलाए थे कि ये शिक्षा एक हथियार बन जाएगा उनके खिलाफ, लेकिन वही शिक्षा उनके खिलाफ एक हथियार बनकर जो सामने आया बाद में। और उन्होंने ये सोचकर ये फैलाया था कि इनसे उनकी मदद होगी शासन को आगे चलाने में, और वो कुछ ऐसे भारतीय को बनाना चाहते थे, क्रिएट करना चाहते थे जो कि उनके बीच में एक पुल का काम करे, एक आम जनता और उनके अंग्रेजों के बीच एक ब्रिज का काम करे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। राजा राम मोहन रॉय इसी शिक्षा प्रणाली के पहले जनरेशन के प्रोडक्ट थे, जबकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1857 के विद्रोह के पहले का इनका जो टाइम था वो पहले का टाइम था, ठीक है। इनकी मौत भी हो गई 1833 के आसपास, ठीक है। तो एक तो ये, तो राजा राम मोहन रॉय, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं आप, है ना, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा होगा आप लोगों ने, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ा है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, तो उसमें पढ़ा होगा उदारवाद। तो इनको कहते हैं उदारवादी विचारक। सबसे पहले क्या कहते हैं? उदारवादी। ये उदारवाद से बहुत ज्यादा, और उदारवादी विचारक यूरोप से, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दो नाम अगर आप ले तो किनका नाम? लिबरल थिंकर्स, लिबरल विचारक, कौन से बड़े नाम आप लेंगे? लिबरलिज्म पढ़ा है आपने, उदारवाद पढ़ा है, इसमें जो क्लासिकल नेम है कौन कौन से नेम आते हैं? इंडिया का नहीं, यूरोप का। फिर से नहीं, आपने सुना नहीं मुझे, मैंने क्या बोला? इंडियन नहीं, ब्रिटिश। उदारवाद की शुरुआत इंडिया में तो नहीं हुआ ना। उदारवाद को किसने जन्म दिया? इंग्लैंड ने। ये इंग्लैंड में जन्म लिया, तो ऑब्वियसली इसका जो जनक होगा वो इंग्लैंड का होगा ना। समझ रहे हो? जो विचारधारा इंग्लैंड में जन्म लिया तो कोई जन्मदाता भी होगा ना इसका। वो कौन था? तो किसको बोलते हैं इसका जनक? नहीं पता, कोई बात नहीं। जॉन लॉक, ये जानना चाहिए आपको, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जॉन लॉक को कहते हैं जनक उदारवाद, और जॉन लॉक 17वीं शताब्दी के ही थे, ठीक है। और राजा राम मोहन राय के समकालीन, यानी उन्हीं के समय के एक व्यक्ति थे जो इंग्लैंड में रह रहे थे, इंग्लैंड के फिलोसोफर थे, और जो इंग्लैंड में सबसे बड़े, सबसे पॉपुलर फिगर माने जाते थे, लिबरल उदारवादी। उनका नाम था जेरेमी बेंथम। सुना आपने? सुना ना? क्या बोलते हैं जेरेमी बेंथम को? उपयोगितावादी। सुना? लिबरलिज्म यानी उदारवाद का ही एक घटक है। इसको कहते हैं उदारवाद से ही निकला है एक धारा, एक और धारा निकलती है जिसको उपयोगितावाद कहते हैं। क्या है उपयोगितावाद? अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो बेंथम ने ये कहा कि हर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी एक ही काम करता रहता है, सारे इंसान एक ही काम करते रहते हैं, या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं दो काम करते रहते हैं। एक कि आपकी जो दो वर्ड आप समझते होंगे, प्लेजर, पेन। प्लेजर मतलब खुशी, और पेन मतलब दुख, दर्द, गम, पेन। तो उन्होंने कहा था बेंथम ने कि 24/7, 24 घंटे हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महान से महान हो या साधारण से साधारण व्यक्ति हो, वो एक ही काम करता है कि वो अपना जो प्लेजर है, जो उसकी खुशियां हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा अधिकतम बनाने की कोशिश करता है, उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, और जो उसका दुख है उसको कम करने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। किसी को मतलब प्लेजर को यानी खुशियों को बहुत ज्यादा करने की कोशिश, और गम को कम करने की कोशिश। ये ऐसा चीज है जो सबसे महान आदमी से लेकर सबसे साधारण इंसान
सब लोग ये काम करते हैं, चाहे वो कितना भी बोल लें अपने बारे में कि मैं ये नहीं करता, लेकिन वो करते हैं, चाहे वो छुप के करते हो, लेकिन करते हुए ही। ठीक है, ये कहने वाले प्रथम सबसे महान विचारक जो थे वो थे बेंथम। तो अब व्यक्ति ने, अब बेंथम को महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि एक चीज, एक लाइन दिया था, एक फॉर्मूला दिया था उन्होंने, किसके लिए? पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी राज्य के सरकार के लिए। और उन्होंने कहा कि आप अगर चाहते हो कि आप सरकार को ठीक से चला पाओ और अच्छे से आपकी सरकार में आपकी जनता को कोई दिक्कत ना हो, तो आप सिर्फ एक काम करो, बाकी कोई काम करो ना करो, एक काम केवल आप कर दो और आपकी सरकार बहुत अच्छे चलेगी, लोग बहुत खुश होंगे। एक तो ये कि खुशियां नजर आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी, आपसे से कोई भी पूछने आ रहा था, एक पेपर है पब्लिक पॉलिसी, है ना, लोक नीति, एक पेपर होता है। पब्लिक पॉलिसी किसको कहते हैं? सरकार जो नीति बनाती है, किसी भी देश का सरकार जो नीति बनाती है उसको क्या कहते हैं? पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति। ठीक है, तो सरकार का क्या काम है? लोक नीति बनाना, पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाना, नीति बनाना, यही काम है ना सरकार का। चाहे वो लोक नीति शिक्षा से संबंध में हो, स्वास्थ्य के संबंध में हो, या मानव कल्याण के संबंध में हो, नदियों या जल के संबंध में हो, कोई भी संसाधन के बारे में हो, किसी चीज, रोजगार के बारे में हो, सब क्या है? सब लोक नीति है। इसलिए सरकार के पास क्या है? नीति आयोग, पहले क्या था? योजना आयोग। ठीक है, इसके बिना कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती। तो बेंथम ने क्या कहा था? एक फॉर्मूला दिया था, एक लाइन का फॉर्मूला। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब बेंथम ने कहा था कि सरकार कोई भी पॉलिसी ले आए, लेकिन सभी लोग कभी खुश नहीं होंगे। सभी लोग, कुछ लोगों को दुखी होना ही होना है, या वो उसकी आलोचना करेंगे, या उनको वो पसंद नहीं आएगा। तो सरकार को उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो सरकार को किसके बारे में सोचना चाहिए? मेजॉरिटी, बहुमत। माइनॉरिटी, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये वर्ड आजकल ना लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, बहुमत और अल्पमत। लेकिन यहाँ पे बेंथम, अब देखो कोई कहते हैं कि हिंदू तो यहाँ पे मेजॉरिटी है, तो ये भी एक मेजॉरिटी हो गया। मुस्लिम माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, तो क्रिश्चियन को भी माइनॉरिटी कहते हैं। लेकिन क्या बेंथम इस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात कर रहे थे? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम की बात कर रहे हैं, नंबर, प्लेन नंबर गेम। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? नंबर गेम है ना। मैंने बताया था एक दिन, डेमोक्रेसी क्या होता है? 100 आदमी है, 100 सीटें हैं, किसी को 51 मिल गया वो जीत गया, किसी को 49 मिला वो हार गया। 51 वाला हमेशा जीतता है, 49 वाला हमेशा हारता है। तो हर सरकार क्या करती है? किसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको बोलते हैं इलेक्शन में। यानी वो व्यक्ति जो रेस में सबसे पहले एक पोल को क्रॉस कर गया वो विनर होगा। हमारा इलेक्शन इसी, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इसी रूल को फॉलो करता है। हमारा जो संविधान है वो किसी को विजेता घोषित कर रही है, इसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। सिंपल मेजॉरिटी दो तरह का होता है ना। एक को क्या बोलेंगे? सिंपल 51-49 वाला मेजॉरिटी को क्या बोलेंगे? सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, यानी सामान्य बहुमत। और एक क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी क्या बोलेंगे उसके? 3/4 या 2/3, 2 तिहाई को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेंथम कह रहे हैं सिंपल मेजॉरिटी की बात, और वो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी के लिए हमेशा पब्लिक को, अगर मेजॉरिटी यानी कि नंबर, सिंपल नंबर, रिलीजियस मेजॉरिटी नहीं, कास्टिस्ट रेसिस्ट मेजॉरिटी नहीं, लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी नहीं, बल्कि न्यूमेरिक मेजॉरिटी, यानी संख्या वाला बहुमत। अगर आप कोई भी सरकार को, वो ऐसा सरकार को सफल सरकार मानते हैं जिसकी कोई भी बनाई गई नीति से अगर बहुमत ज्यादा खुश है, अगर 51% खुश है, तो समझो वो सरकार कामयाब है। ठीक है, समझ आ गया? अब मैं बेंथम की बात क्यों कर रहा हूँ? बेंथम एक बहुत यूनिक इंसान थे, क्योंकि इंग्लैंड की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, इंग्लैंड का इतिहास, तो इंग्लैंड के इतिहास में कई बार बहुत कुछ खास ऐसे साल हैं, ऐसा ईयर है जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा कानून पास किया। उसी में से एक साल था 1832, 1832। और इस साल जो इंग्लैंड में कानून पास हुआ था
वो सारा कानून इंग्लैंड की सरकार ने वही पास किए थे जिसको बेंथम ने बोला था। सरकार को सुझाव दिया था कि इसे पास कर दो, ये अच्छा के लिए है और आपकी सरकार और आपकी लोक नीति बहुत कामयाब होगी। इसलिए बेंथम को बहुत ही कामयाब फिलोसोफर कहते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल फिलोसोफर। और इंग्लैंड के लोगों का, आम जनता का ड्रीम होता था बेंथम का दरबार लगता था, बड़ा दरबार। जो फिलोसोफर थे, ज्यूरिस्ट थे, यानी कानून के बहुत बड़े ज्ञानी, ठीक है। और बेंथम से मिलना लोगों का ड्रीम होता था इंग्लैंड के अंदर, अंग्रेज के लिए, इंडियन की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। और उसी समय राजा राम मोहन रॉय जो थे और ये भी उदारवादी थे और इनका भी ड्रीम था कि काश कोई दिन ऐसा वक्त आए कि वो बेंथम से मिल पाए, क्योंकि ये खुद उदारवादी थे। और ऐसा वक्त आया, उनके जीवन के अंतिम 3 साल इंग्लैंड में बीता। 1830 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए जब वो नेगोशिएट करना चाह रहे थे इंडियन भारत की जनता को क्या चाहिए। बहुत पॉपुलर इंसान थे राजा राम मोहन रॉय, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही पॉपुलर। और वो जितने पॉपुलर हिंदुस्तानियों के लिए थे उतने ही पॉपुलर अंग्रेजों के लिए भी थे। अंग्रेज भी उन्हें बहुत पसंद करते थे और हिंदुस्तानी तो करते ही थे, ठीक है। तो अंग्रेजों के बीच में इसलिए खासकर पॉपुलर क्यों थे, उसका दूसरा कारण था। खासकर इंडिया के जो अंग्रेज इंडिया में रहते थे वो अंग्रेज इसलिए उनके बीच में पॉपुलर थे क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ब्राह्मण तो थे ही, ब्राह्मण होने के अलावा वो बहुत बड़े जमींदार थे, छोटे मोटे जमींदार नहीं, बहुत हाई लेवल वाले जमींदार, ठीक है। और उस हाई लेवल जमींदार के अलावा वो और एक जो तीसरी एबिलिटी थी जो यूनिक थी सबसे ज्यादा, क्योंकि जमींदार तो और भी बहुत सारे लोग थे लेकिन किसी की इज्जत राम मोहन रॉय के बराबर नहीं थी। इसका रीजन क्या था कि वो पढ़े लिखे और पहला सिर्फ नॉर्मल पढ़े लिखे नहीं बल्कि फिलोसोफर थे। और जब हम लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं फिलोसोफर, तो इसका मतलब है कि सर्वज्ञानी, हर चीज का जिसका ज्ञान हो वही उसी को फिलोसोफर कहते हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान में शायद मैंने तो पहले बताया कि आधुनिकता पूरी हिंदुस्तान में अगर एक जगह कहीं पर आया सबसे पहले तो वो आया था बंगाल, ठीक है। इसका रीजन क्या था कि अंग्रेज सबसे पहले पलाशी का युद्ध कहां हुआ था, 1757 यानी 1857 से सीधे 100 साल पहले। पलाशी का युद्ध क्यों फेमस और क्यों भारतीय इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है? अंग्रेज आपको जानते होंगे कि व्यापार करने के लिए आए थे पहले, सिर्फ और सिर्फ व्यापार, और वो व्यापार भी किसका, मसालों का। वो लोग पता है कैसा खाना खाते थे, बस नमक डाल दिया खाने में, बॉईल कर लिया, एक बार गलती से कोई भटकता हुआ कहीं आ गया इधर साउथ इंडिया की तरफ और इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया को क्या कहते हैं, जावा सुमात्रा को क्या बोलते हैं, स्पाइस आइलैंड यानी मसालों वाला आइलैंड, द्वीप। तो यहाँ तरह तरह के मसाले मिले हुए हैं। और केरला, आप जानते हो आज भी हिंदुस्तान में केरला में सबसे अच्छा मसाले पाए जाते हैं, ठीक है। और साउथ इंडिया में ओवरऑल तो उन्हें उनके हाथ लग गया ये काली मिर्ची। और जब वो काली मिर्ची लंदन गया तो उसमें उन्होंने अपने चिकन में, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन ज्यादा होते हैं, तो अपने चिकन में जब उन्होंने ब्लैक पेपर मिलाया, काली मिर्च, तो उन्हें इतना टेस्टी लगा कि उन्हें लगा कि ऐसा खाना वो खाए ही नहीं कभी। और पूरे के पूरे लंदन में पहले, उसके बाद पूरा इंग्लैंड में ये सुपर हिट हो गया रातों रात, जिसको कहते हैं रातों रात सुपर हिट होना। और लंदन के मार्केट में काली मिर्च का डिमांड इतना बढ़ा कि वहां के जो व्यापारी वर्ग थे वो बोले कि भाई कहीं से भी लेकर आओ इसको। अगर वो 10 रुपए में लेकर जाते थे तो 100 रुपए में बेचते थे, तब भी बिक जाता था। सोचो कितना फायदा वहां के व्यापारी कमाते थे। तो वो इसलिए नहीं आए थे हिंदुस्तान, को लगा कि बड़ा आसान तरीका है, यहाँ से सस्ता मसाले उठाओ और इंग्लैंड के मार्केट में जाकर फेंक दो और बहुत पैसे करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ। ये एक आसान तरीका था बहुत अमीर बनने का, और इसीलिए वहाँ कॉम्पिटिशन हो गया उनके बीच। फिर वो धीरे धीरे जड़ जमाने लगे, यहाँ पे उनको लगा कि कुछ और भी आयात किया जा सकता है। फिर उन्होंने क्या एक नया तरीका, उनको लगा कि ये लड़ते बहुत है हिंदुस्तान, क्योंकि इंडिया जैसा कोई कंट्री तो था नहीं उस समय, अलग अलग जैसे मराठों वाला एम्पायर था, निजाम का अलग था, और वो कई टुकड़ों में बटा था हिंदुस्तान, और वो सब आपस में लड़ते रहते थे।
और लड़ाई में किस चीज की जरूरत होती है? सैनिक की। और सभी को सैनिक की कमी भी हो जाती थी। और इंग्लैंड का टेक्नोलॉजी उस समय बहुत हाई हो रहा था, ठीक है। इंग्लैंड जो है दूसरे लेवल पे जा रहा था क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था वहाँ पे, ठीक है। तो उनको लगा कि जब सब कुछ बेच और खरीद ही रहे हैं तो क्यों ना एक और चीज खरीद लिया जाए या बेच लिया जाए, वो है सेना। क्यों ना उन्होंने क्या किया या एक सेना बना लिया अपना खुद का, ठीक है। और उसमें इंडियंस को भर लिया और उनको बोला कि आपको सैलरी देंगे, आप आ जाओ। हिंदुस्तान में लोगों की कमी, जनसंख्या हमेशा ज्यादा है और बेरोजगारों की कमी, बेरोजगार भी हमेशा ज्यादा है। तो उनको एक बार बोलना था, लोग आने शुरू हो गए धड़ाधड़। और जब वो आए तो उन्होंने बड़ा अच्छा व्यापार शुरू कर दिया। मतलब यही के लोग सब कुछ यहाँ था, उनको एक राजा को बोल देते थे तुम ले जाओ, कितने पैसे दे दो, तो वो कोई कभी मराठा आ जाता, कभी निजाम आ जाता, कभी कोई और आ जाता, कहता कि भाई हमें दे दो कुछ सोल्जर्स, हम लड़ाई करते हैं। कभी उन्होंने एक्स को दे दिया वाई के अगेंस्ट, कभी उन्होंने वाई को दे दिया एक्स के अगेंस्ट, फिर कभी उन्होंने जेड को दे दिया। ऐसे करते करते वो पैसा कमाते रहे। तो उनका कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं मर्सिनरी, इंटरेस्टिंग वर्ड है, भारे के सैनिक। पुराने जमाने में भारे के सैनिक हुआ करते थे, ठीक है। यूरोप में भी इनका बहुत कीमत था भारे के सैनिक। तो मैकियावेली के बारे में कल मैं बता रहा था ना, मैकियावेली राजा को इस सलाह देते हैं कि कभी एक अच्छे राजा को भारे का सैनिक नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो कभी भी भरोसेमंद नहीं हो सकते। और ऐसा होता था कई बार, क्या हुआ कि एक राजा ने भारे के सैनिक लाया, एक्स राजा ने वाई से लड़ने के लिए, और लड़ाई शुरू हो चुका है गेम में, और वो बोला कि चलो कल वो आ जाएगा, और बीच में उसने धोखा दे दिया क्योंकि वाई ने ज्यादा पैसा ऑफर कर दिया और जिसके साथ लड़ना था उसी के खिलाफ लड़ना ही था। बस 24 घंटे में बदल जाता था डिसीजन। ये ऐसे होते थे भारे के सैनिक क्योंकि उनको लगाव तो होता नहीं था, वो तो बिजनेस करते थे, ठीक है। तो इस सिलसिले में बाद में उनका कॉन्फिडेंस एक लेवल और हाई गया। उनको लगा कि तो ये लोग तो आपस में लड़ ही रहे हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं, टैक्स भी कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट ही लड़ ले, हम लोग भी कुछ जमीन ले लेते हैं, इतने सारे स्टेट हैं यहाँ पे, तो हमारा भी एक राज्य छोटा सा रहेगा, तो क्या दिक्कत है। और ऐसे ही डरते डरते, और वो डर के ये कदम उठाते उठाते वो डर भी रहे थे क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश था, इतना बड़ा जनसंख्या, उन्हें लग रहा था कहीं वो मिसकैलकुलेट तो नहीं कर रहे कुछ। एक बार इन्होंने मिसकैलकुलेशन किया था, उस समय औरंगजेब यहाँ का राजा था और उन्होंने विद्रोह करके औरंगजेब को धमकी दे डाली थी कि भाई ये हमारा एरिया है। लेकिन उन्होंने औरंगजेब को हल्के में लिया क्योंकि उस समय औरंगजेब आखिरी मजबूत मुगल बादशाह, लेकिन अब बहुत पावरफुल। आप वो उसने उखाड़ कर फेंक दिया अंग्रेजी कंपनी को इतनी बुरी तरह से कि उनको लगा कि अब सारा डोरा डंडा उठा के वापस इंग्लैंड जाना पड़ेगा उन्हें। तो उन्होंने माफी मांगी थी प्रॉपर कोर्ट में, एक बार नहीं कई बार माफी मांगी थी और बहुत मुश्किल से, बहुत गुस्से में आकर लास्ट में कई बार माफी मांगने के बाद औरंगजेब ने माफ किया था अंग्रेजों को। और थे तो बहुत चालाक, वो ऐसे फॉल्स ईगो नहीं रखते थे, उनको लगता था कि हाँ झुकना चाहिए और झुकने से बहुत फायदा है तो वो झुक जाते थे। और जहां उनको लगता था नहीं झुकना चाहिए, वहां फायदा नहीं है, तो प्रॉफिट के लिए बहुत सारा काम करते थे, ना कि ईगो के लिए। ईगो के लिए वो ईगो रखने वाले लोगों को उल्टा बेवकूफ समझते थे। और यहाँ के जो राजा थे वो ठीक विपरीत थे, सब के सब बहुत पूरा ईगोइस्ट थे और ईगो के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जैसे अगर उनको थोड़ा सा इंसल्ट कर दो तो कल को युद्ध के लिए ललकार देंगे, इवन जानते हुए कि हार जाएंगे लेकिन वो लड़ेंगे जरूर। इसका अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने यहाँ के लोगों का स्टडी किया, यहाँ के राजाओं का अध्ययन किया और उसके बाद उनको लगा कि लड़ा जा सकता है। और फिर उन्होंने पश्चिम बंगाल में पलासी की लड़ाई लड़ी और उसमें एक जीत हासिल की और एक कॉम्पिटिटर हो गया वो 1757 में, ठीक है। फिर आप जानते हो धीरे धीरे 18वीं सदी के अंत होते होते लास्ट में उन्होंने टीपू सुल्तान को बताया था मैसूर लेकर, है ना। 18वीं शताब्दी के अंत होते होते वो बहुत ताकतवर हो गए। 1803 तक वो दिल्ली को, इंडिया को वापस दे दिया उन्होंने कि अब हिंदुस्तान हमारा है, अब तुम लोग सब सरेंडर कर दो। 10-15 साल 1815-18 तक आते आते मराठा से लेके जितने भी लोग थे सब फिनिश, वाइप आउट हो चुके थे, लगभग सब खत्म और अंग्रेजी एम्पायर मजबूत हो चुका, ठीक है। तो जब वो मजबूत हो गया 1810-15 के आसपास, तो उन्होंने कहा कि तो हिंदुस्तान पर शासन करना ही है, तो क्यों ना इसको सही से शासन किया जाए, प्रॉपर सिस्टम की तरह। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ के सिस्टम को बदलना चाहा
सबसे पहले उन्होंने जमींदारी सिस्टम, लैंड के रूल को चेंज किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम सुना होगा आपने, जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी, ये 3 अलग-अलग सिस्टम इन्होंने यहाँ लाए। हिंदुस्तान में जमीन को मां मानते थे शुरू से, और जमीन की खरीद और फरोख्त नहीं किया। हिंदुस्तान में कोई जमीन को बेचता नहीं, लेकिन अंग्रेजों ने जमीन को कमोडिटी माना। कमोडिटी मतलब खरीदने या बेचने वाली चीज। उन्होंने कहा कि क्या है ये हिंदुस्तानियों का लगाव है, तो मानने दो। लेकिन उन्होंने कहा कि इमीडिएटली वो जो है स्टार्ट कर दिया इस बिजनेस को, और उन्होंने जमींदारों को बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया कि टैक्स अगर थोड़ा सा भी कम पहुंचाया उन्होंने, तुरंत वो उनसे जमीन छीन कर किसी और को दे देंगे, ठीक है। और अगर किसी ने भी टैक्स देने में आनाकानी की, छीन कर उसको उन्होंने मार्केटाइज कर दिया लैंड, ठीक है। और एक नया क्लास का जन्म दिया, जमींदार क्लास, ठीक है। तो एक जो ये सिस्टम, दूसरा सिस्टम उन्होंने कहा कि लॉर्ड मैकॉले के नाम से सुना होगा आपने, उनकी शिक्षा नीति बहुत फेमस हो गई भारत। राजा राम मोहन रॉय के समकालीन थे। लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि वो हिंदुस्तानियों को ऐसा अंग्रेज बनाना चाहते हैं जो दिखेंगे भूरे कलर का, मतलब हिंदुस्तानियों को ब्राउन कहा जाता है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होता है ना, भूरे कलर का। तो वो कहते थे कि ये वो ऐसे अंग्रेज हिंदुस्तानियों को बनाना चाहते हैं जिनका रंग, जिनके चमड़े का रंग जो है वो भूरा होगा, लेकिन बाकी सब चीज अंग्रेजों का होगा। यानी उनके खान, उनकी बात, उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनका बोलचाल, सब कुछ अंग्रेजी। इनडायरेक्टली वो अंग्रेज बनाना चाहते हैं कुछ हिंदुस्तानियों को, सभी को नहीं, कुछ को, जो इनके। और इसी पर्पज से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा नीति का प्रचार किया, और हिंदुस्तान में एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी सिस्टम, ठीक है। और इसी का इसके बाद से ग्रेजुएट्स आने लगे, जनरेशन बाय जनरेशन, और हर जनरेशन में हजारों ग्रेजुएट्स आ जाते थे। और शुरू में चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, इन 4 जगहों पे यूनिवर्सिटी और स्कूल एस्टैब्लिश किए, बाद में और उसी तरीके से उन्होंने स्टेट के राजनीति के 3 पिलर होते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, कोर्ट, और क्या कहते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों पिलर को बनाया। और रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, और लोकतंत्र, शुरू में तो लोकतंत्र नहीं था, शुरू में उन्होंने कानून का शासन बनाया, और हर व्यक्ति को कोर्ट से बांध दिया, ठीक है। कोर्ट को सेंट्रलाइज किया, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर मुंसिफ कोर्ट भी होता है, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम था। ये एक आधुनिकता का इंट्रोडक्शन है। तो राजा राम मोहन रॉय के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था कि अंग्रेज उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, और यहाँ पे 2 शब्द इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ अंग्रेजों के आने के बाद, एक बाबू, दूसरा शाह। ये सब बात क्या सुनते हैं, ठीक है। बाबू किनके लिए? क्लर्क के लिए। बेंगोली बाबू सुना होगा आपने, बेंगोली बाबू, ये जो शब्द हुआ, क्लर्क एक नया पोस्ट है। अंग्रेजों ने एक नया संस्कृति का जन्म दिया हिंदुस्तान में। कौन सा संस्कृति था? वो ये कि पहले क्या था कि देखो, बढ़ई का बेटा बढ़ई बनेगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, आपका जो पेशा है, ब्राह्मण का पुजारी का बेटा पुजारी बन जाएगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बन जाएगा। यानी आपकी जो नौकरी है वो आपके जन्म के साथ ही डिसाइड हो जाता था लगभग। किसी को पढ़ने की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत महसूस भी नहीं होता था, क्योंकि आप पढ़ के क्या करेंगे, आपको नौकरी, उनको पता था कि उसका जो पेशा है तो वही रहना है। लेकिन अंग्रेजों ने नई शिक्षा नीति का एक नया रिजल्ट दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप गरीब भी हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आपने शिक्षा प्राप्त की है, उसके बाद उन्होंने कॉम्पिटिशन रख लिया और नौकरी का एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, जॉब का, सैलरीड जॉब, कि मतलब आप अपनी शिक्षा में अगर आप ठीक हैं तो आप कॉम्पिटिशन दो और कॉम्पिटिशन क्लियर करके नौकरी ले लो, ठीक है। तो और नौकरी नई तरह की नौकरी आ रही थी, जैसे टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सारे जज, मैजिस्ट्रेट, ये सारा जो प्रोफेशन था, क्लर्क, ये सारा नया रोजगार था और नए लोग थे। और हिंदुस्तान शुरू में कंफ्यूज कर गया कि ये कौन लोग हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि ऊंची जाति ज्यादा ताकतवर था और ज्यादा जमीन था, ज्यादा संसाधन संपन्न था, तो ऑब्वियसली पहले लोग, पहला ग्रुप जो शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग थे, वो ऑब्वियसली उच्च जाति के लोग थे, और खासकर ब्राह्मण वर्ग सबसे लीड कर रहा था इसमें,
ठीक है, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय जो फर्स्ट मॉडर्न मैन थे वो भी ब्राह्मण थे, ठीक है। और इन सारे एरिया में फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंटेलेक्ट, मतलब दलित और दूसरी जातियां भी आई, बाद में आई थी धीरे धीरे, जैसे जैसे आधुनिकता फैला तो उसके बाद धीरे धीरे, जैसे हिंदुस्तान में दलितों को आर्मी में भी नहीं रखते थे, वो कहते थे कि नहीं वो तो अछूत है, तो आर्मी में आप रखेंगे उन्हें तो वो आर्मी अछूत हो जाएगा, तो एक दूरी मेंटेन करते थे दलितों से, तो उन्होंने इंडियंस जब आए, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसा क्या है, क्यों ये हिंदुस्तानी लोग कहते हैं कोई ब्राह्मण है कोई दलित है, वो तो समझ नहीं पा रहे थे इस सिस्टम को कि कौन ब्राह्मण, सब एक साथ एक जैसे दिखते हैं सारे, पर ये इंडियन कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये है, ये वैसे है, ये शूद्र है, वो उनको बहुत कंफ्यूजन हुआ इस सिस्टम को समझने के लिए। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गोरा काले का भेद है, जो ज्यादा गोरा है वो ब्राह्मण है, जो ज्यादा काला है वो शूद्र है या अति शूद्र है या हरिजन है या दलित है, जो भी, ठीक है। तो उनको लगा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब यहाँ पंजाब के जो दलित है बहुत गोरे हैं, पंजाब में जो दलित है वो बहुत ज्यादा गोरे हैं, और जो तमिलनाडु के और आंध्र के ब्राह्मण दिखा रहे हैं। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजिंग सिस्टम, उनको इंडिया को समझने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है, कि आखिर क्या बना है ये, मतलब पहले उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तानियों को समझने के लिए वेद पढ़ा, वेद वेदांत सब कुछ पढ़ लिया उन्होंने, और वो फिर समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो फेल होते, जो भी तरीका लगाया फेल हो गए, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस उनका काम आया, धीरे 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 जब उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया हिंदुस्तान में, धीरे धीरे उनको पता लगा कि इंडिया में जाति भी होती है। पहले उनको लगा कि नहीं धर्म होता है केवल हिंदुस्तान में, बहुत सारा धर्म है और धर्म के आधार पर लोग बटे हुए, फिर उनको लगा कि जाति है, फिर उनको आपने सेंसस शुरू किया उन्होंने 1881 में, 1881 में रिजली नाम का एक व्यक्ति था, पहला ऐसा व्यक्ति जिसने फर्स्ट सेंसस किया, क्योंकि अंग्रेजों के शासन करने का तरीका वैज्ञानिक तरीका होता था, तो उनको लगा कि कितने लोग हैं हिंदुस्तान में, इसको काउंटिंग करना बहुत जरूरी है। पहले लोग काउंट नहीं करते थे, लोग राजा सोचते थे काउंट करके क्या करना है, क्या फायदा होगा, ये तो हजारों हर घर में बच्चे 10-20 के भाव से पैदा हो रहे ऐसा ही होता था। हिंदुस्तान की कहानी जो है ये थी कि हर परिवार में 10-20 बच्चे पैदा होते थे और उसमें जिंदा बचता था 2-3, ज्यादातर की मौत हो जाती थी। इसका रीजन आप देखोगे कि ऐसा क्या हुआ अचानक कि हिंदुस्तान में आजाद हुआ तो यहाँ पर जनसंख्या 30 करोड़ था और इतने कम समय में एक अरब 30 करोड़ हो गया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये नहीं हुआ कि हिंदुस्तानी ज्यादा बच्चा पैदा करने लगे इस आजादी के बाद। इसका रीजन ये हुआ कि आजादी के बाद ज्यादा हॉस्पिटल आ गए, ज्यादा डॉक्टर्स आ गए और जो बच्चे मर रहे थे हर परिवार में उनकी मौत को रोक लिया गया। और अगर उनकी मौत को रोक लिया गया तो उनका जो डेथ रेट है उसको जब उन्होंने चेक किया तो अचानक क्या हो गया? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, यही हुआ ना हिंदुस्तान में। तो ठीक है, तो ये सारा सिस्टम चल रहा था। तो अब दिक्कत क्या थी कि राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में 2 घर बनाए। एक घर का नाम रखा था इंडिया हाउस और इंडिया हाउस, और दूसरे घर का नाम रखा था ब्रिटिश हाउस। यानी वो पार्टी करने के शौकीन थे, दोनों में पार्टी करते थे। एक में केवल इंडियंस को बुलाते थे, दूसरे में केवल अंग्रेजों को, क्योंकि उनको पता था कि अंग्रेज इंडियंस को नहीं समझ पाएंगे और इंडियंस अंग्रेज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और इनको अंग्रेजी भी आती थी और ये बाबू भी थे, बंगाली बाबू। पहला बार मैंने बोला ना ये 2 शब्द आए पॉपुलर हुए, बाबू और शाह। बाबू हिंदुस्तानियों के लिए, पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों के लिए शब्द का इस्तेमाल करते थे। आज भी अगर आप ऑफिस देखेंगे एक पोस्ट आपको दिखेगा सेक्रेटरी से कहेंगे आप बड़ा बाबू, सुना आपने? यस सर। सुने होंगे तहसील या बहुत सारे ऑफिस में आप जाएंगे एक पोस्ट होता है बड़ा बाबू। तो ये बाबू शब्द, ये एक्चुअली बड़ा बाबू किसको कहते हैं? हेड क्लर्क। आजकल नया पोस्ट आया है, क्लर्क का जो हेड हो जाता है उसी को कहते हैं बड़ा बाबू। ठीक है, और साहब मतलब गोरे साहब यानी अंग्रेज, लाट साहब। लाट साहब मेन साहब जो ये जो शब्द है बताया था ना मैंने आपको, क्योंकि हिंदुस्तानी, क्योंकि अंग्रेज अपने हमेशा टाइटल लगाते थे लॉर्ड, LORD, लॉर्ड ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये अंग्रेजी भाषा हिंदुस्तानियों के पल्ले पड़ती नहीं, वो सोचते थे बोल क्या रहे हैं लॉर्ड, तो उन्हें सुनाई देता था
तो उन्होंने इसको सीधा कर दिया लॉर्ड। उन्होंने पहले बोलते थे लॉर्ड साहब, फिर उसको उन्होंने बोल दिया लॉर्ड साहब। उनकी वाइफ जो होती थी उनको वो लोग बोलते थे मैडम बोलते थे, मैडम या मैन, उनको उन्होंने बना दिया मेन। बोलते थे अंग्रेजी मेन में, यानी मेन साहब, लॉर्ड साहब, मेन साहब। तो साहब लोग और बाबू लोग, ये दो वर्ग हो गया। साहब लोग यानी अंग्रेज और बाबू लोग यानी क्लर्क। पढ़ने लिखे इंडियन डॉक्टर इंजीनियर आईएएस ऑफिस उस समय होता था। कौन सा एग्जाम होता था? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, जिसको बाद में आईएएस कर दिया गया आजादी के बाद। ठीक है, तो अब देखो राजा राममोहन रॉय के बारे में कहते थे कि दोनों घरों में यानी इंडिया हाउस और वेस्टर्न हाउस में एक ही अजनबी आदमी था, वो थे खुद राजा राममोहन रॉय। क्यों एक ही अजनबी थे? क्योंकि इंडिया हाउस में जो इंडियंस थे वो राजा राममोहन रॉय को कहते थे कि ये बंदा जो है ये बहुत ज्यादा ही अंग्रेजीकरण हो गया है और ये इंडियन में ये तो अंग्रेज है। तो राजा राममोहन रॉय को वो अंग्रेज मानते थे, इंडियन मानते नहीं थे। और अंग्रेज बहुत रेसिस्ट होते थे, वो कहते थे काला देखने वाले लोग को कैसे मानिए, या भूरे देखने वाले लोगों को अंग्रेज मानते नहीं थे। तो ब्रिटिश हाउस में या वेस्टर्न हाउस में केवल एक ही इंडियन मानते थे, वो होते राजा राममोहन रॉय। समझ रहे हो आप? ये उनका एक विरोधाभास था। राजा राममोहन रॉय का एक साथ एक दिक्कत थी कि उनको ना तो अंग्रेज समझ पा रहे थे और ना ही हिंदुस्तानी समझ पा रहे थे। ठीक है, और आप इस बात से इसका आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा राममोहन रॉय को उनकी अपनी मां ने उनको घर से निकाल दिया। निकाल दिया था, अंग्रेजी पढ़ रहा है क्योंकि किस चीज के विद्यार्थी जाते हैं राजा राममोहन रॉय? एग्जैक्टली, सती प्रथा उन्मूलन का विरोध करने के लिए। अब देखो 1830 के आसपास इंडिया में जो गवर्नर जनरल थे सर विलियम लैंडली, सुना होगा? वो अक्सर मॉर्निंग वॉक पे जाते और जब भी मॉर्निंग वॉक पे जाते थे उन्हें बहुत चीखने और किसी लेडी के चीखने चिल्लाने की आवाज होती थी, रोने की। ठीक है, उन्हें लगता था ये क्या चक्कर है, क्यों ये आवाज में रोने की आवाज सुनाई देती। उन्होंने इसको पता किया कि ये क्या चक्कर है। उन्होंने पता करवाया तो पता चला कि किसी को लेडी को जो है वो खींच कर सती किया जा रहा है। मतलब दो तरह की लेडी होती थी। ऑफ कोर्स कुछ ऐसी लेडीज थी जो अपनी मर्जी से बिना चीखे चिल्लाए अपने कमिटमेंट से जाकर अपने पति की चिता पर बैठ जाते थे और सती को आप हिंदुस्तान में देवी का दर्जा था, यानी कि मान लिया जाता था, स्त्रियों को ये मान लिया जाता था कि अगर उनकी पति के जितनी आयु है उतनी ही आयु स्त्री की होनी चाहिए। पति मर गया तो वाइफ को जिंदा रहने का कोई लॉजिक नहीं। ऐसे स्टार्ट हुआ था, ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। पहले क्या कहेंगे अपने बेड पे कि हम लोग बैठे थे। हाँ, उसके बाद उनको देवी का दर्जा दे दिया गया। देवी का दर्जा देने का मतलब क्या होता है? इसको जस्टिफाई करना। ठीक है, इसका मतलब ये कह दिया गया। अब आप सिंपल सा लॉजिक समझिए, और लॉजिक ये है कि सपोज एक समय इमेजिन करो कि कोई लेडी है जो बोल रही है कि नहीं मेरे को नहीं सती होना, हस्बैंड के साथ नहीं होना, और मान लो समाज ने बोला कि चलो तुम मत, उसको जबरदस्ती नहीं किया, छोड़ दिया उसको कि चलो मत, लेकिन समाज में बस एक चीज आया, छोड़ तो दिया, लेकिन सब लोग ये कहने लगे कि इतनी चीज है, इतनी बेकार है, बस कितने हम लोग तो समझे थे कि सती सावित्री, यही से सब देखो ये सती सावित्री, समझ लो, यानी सती होना सावित्री होने का प्रमाण माना गया है। अगर आप सती हैं तो आप बहुत ही अच्छी, वो एक कैरेक्टर का सर्टिफिकेट पाते हैं कि आप बहुत अच्छी महिला होने का, यानी पतिव्रता, जिसको क्या कहते हैं, पतिव्रता का सबूत था। अब आप सोच लो कि ये एक स्त्री के लिए बहुत ही अपमानजनक जीवन था कि वो बड़ी तो नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसे अगर कोसने लगे चारों तरफ तो फिर इसका बहुत फर्क पड़ेगा ना। इमेजिन करो आप कहीं जा रहे हो, आपको ताना मिल रहा है तो आपकी लाइफ तो नरक हो जाएगी ना। इसका बहुत फर्क पड़ता है ना, साइकोलॉजिकली पड़ता है कि नहीं पड़ता? कोई आपको बहुत नीचे आपके बारे में गलत बोल रहा है आपके सामने, तो आपका दिमाग प्रभावित होगा। यस सर, और बहुत ही गहरा प्रभावित होगा। लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इतने परेशान हो जाते हैं। तो
ऐसी स्थिति में ये तो फिर उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को बुलाया। अंग्रेज को जब भी कोई दिक्कत आती थी वो राजा राम मोहन रॉय को बुला लेते थे। एक तो रीजन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क भी थे, और दूसरा उनको लगता था कि इंडियंस को ये पढ़े लिखे हिंदुस्तानी हैं, इनसे पूछ लो कि मामला क्या है। तो उन्होंने इनको बुलाया बैटिंग साहब ने और पूछा कि भाई बताओ क्या मामला है, क्यों ये सीखना चिल्लाना क्या है। उन्होंने बोला कि बहुत ही गलत प्रथा है जो हिंदुस्तान में मूल रूप से नहीं था, प्राचीन भारत में नहीं था, लेकिन कभी किसी रास्ते में कहीं मध्यकालीन भारत में किसी न किसी वजह से, और आपको एक और चीज बता दूं कि ये सिर्फ अपर कास्ट में था, ये पूरे हिंदुस्तान के लोअर कास्ट के स्त्रियों को सती नहीं किया जाता था, केवल उच्च जातियों के घरों में स्त्रियों को सती करने के लिए फोर्स किया जाता था, ना कि नीची जातियों से। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मूल रूप से हिंदुस्तान के आत्मा को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि कहीं न कहीं एक विकृति है, समाज में आई हुई विकृति है। हर समाज में समय के अनुसार कभी न कभी अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी चीजें भी होती हैं, दोनों होती हैं। तो ये एक विकृत रूप है जो समाज ने ले लिया है और समाज को इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। तो राजा राम, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम तो अंग्रेज को एक डर हमेशा रहा हिंदुस्तान से, वो उन्होंने हमेशा, उनको एक चीज हमेशा पता, जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनको एक चीज लगा कि हिंदुस्तानी जो है वो अपने धर्म के मामले में, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि सभी जनता अपने रिलीजन के बारे में बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत कच्ची होते हैं, और अगर धर्म से खिलवाड़ को बहुत आसान नहीं मानते, उसे माफ नहीं करते, उसको बहुत ही बड़ा चीज मानते हैं। तो अंग्रेज कहते थे कि भाई तुम लोग धर्म से, इसको भी तुमने धर्म से जोड़ दिया, सती प्रथा को, तो अगर हमने कोई कानून लिया और इसको कानून पास कर दिया तो पता चला आपकी धार्मिक भावना आपकी अगर आहत हो गई तो आप विद्रोह कर दोगे, तो हमें क्या फायदा होगा, हमें नहीं लेना देना, तुम सुधरो या ना सुधरो, इससे हमारा क्या है। तो उन्होंने बोला राजा राम मोहन रॉय को कि अगर आप वाकई में इस प्रथा को हटाना चाहते हैं और अपने समाज को सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैंपेन कीजिए अपने सोसाइटी में, और अपनी सोसाइटी में ये एक बहुमत बनाइए कि वाकई में क्या, वाकई में लोग चाहते हैं सती प्रथा से छुटकारा। और जब ये कैंपेन कर रहे थे राजा राम मोहन रॉय, तो मैंने बोला उनकी माँ ही सबसे ज्यादा नाराज हो गई, बाकी तो दूसरी तो बात की बात है, और इतनी नाराज हुई कि उन्होंने बोला कि आप छोड़ दो, उनको निकाल दिया घर से, उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बोला, उन्होंने पहले मना किया कि क्यों इस लफड़े में तुम क्यों कर रहे हो, उन्होंने बोला राजा राम मोहन रॉय, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के स्त्रियों को आजादी की तरफ और शिक्षा की तरफ लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्वतंत्रता की तरफ। और इसलिए, और उसके बाद अंग्रेज जो है 1830 से लेकर 1857 जब तक ये विद्रोह नहीं हुआ था, तब तक उन्होंने बहुत सारे कानून पास किए भारत के समाज सुधार। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो फिर वो डर गए, उन्होंने बोला कि छोड़ो हटाओ,